हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी के मैं आपके प्यारे चैनल द सक्सेस पॉइंट @ पे एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोपहर के 2 बज चुके हैं और समय हो चुका है भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कशन करने का। तो फटाफट से चैनल से जुड़ जाइए और लोगों को भी जोड़ने के लिए इन्फॉर्म कर दीजिए ताकि वो भी जुड़ जाएँ, वो भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्राप्त कर सकें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएँ। जैसा कि आपको पता है कि भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से संबंधित काफ़ी प्रश्नों पर हम लोगों ने पहले भी डिस्कशन कर रखा है। तो अगर आप भारतीय संविधान से संबंधित किसी टॉपिक को समझना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। आपको वीडियो मिल जाएगी, आप उसको पढ़ सकते हैं। तो चैनल का सपोर्ट कीजिए, प्यार दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। शुरू करते हैं और बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब सेशन होगा दोस्तों। क्या पता आपके एक छोटे से प्रयास से ये वीडियो ऐसे लोगों तक पहुंच जाए जिसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो यार दोस्तों, फटाफट से महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्राप्त करने के लिए चैनल से बने रहिए। वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखें ताकि कोई भी प्रश्न आपके आंखों से छूटने ना पाए। और ये जितनी भी वीडियो है प्यारे दोस्तों, चाहे वो UPSC हो, UPPSC हो या अदर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या वनडे एग्ज़ाम हो जिसकी आप तैयारी करते हैं, तो उन सभी के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। चलिए देखते हैं आज का प्रश्न क्या कह रहा है। तो आज का पहला प्रश्न प्यारे दोस्तों, किस समिति ने केंद्रीय जांच ब्यूरो की स्थापना की सिफारिश की थी? बात समझ में आ रही प्यारे दोस्तों? प्रश्न क्या है, किस समिति ने केंद्रीय जांच ब्यूरो की स्थापना की सिफारिश की थी? विकल्प क्या कह रहा है कि संथानम समिति, राजमन्नार समिति, पुंछी समिति या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। लाजवाब प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। ऐसे प्रश्न आपको पूरे यूट्यूब पर सिर्फ और सिर्फ द सक्सेस पॉइंट @ पे ही प्राप्त हो सकता है। तो इसलिए चैनल से जुड़िए और लोगों को भी जोड़ने का प्रयास कीजिए, क्योंकि जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखने लगते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ते हैं, तो हमारा खुद का मनोबल बढ़ता है, हम और अच्छा करने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपके आसपास कोई रहने वाले हैं जो तैयारी करते हैं, उन सभी को इस वीडियो के बारे में बताएं, इस चैनल के बारे में बताएं, ताकि वो भी अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकें। तो किस समिति ने केंद्रीय जांच ब्यूरो की स्थापना की सिफारिश की थी? संथानम समिति, राजमन्नार समिति, पुंछी समिति, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? संथानम समिति। ठीक है दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा? संथानम समिति, यानी कि आपका ए विकल्प सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा? इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। संथानम समिति की बात करें तो संथानम समिति ने 1962 में भ्रष्टाचार की जाँच और केंद्रीय जाँच ब्यूरो की सिफारिश की थी। कब की थी? तो 1962 में की थी दोस्तों। ठीक है, तो इस समिति की सिफारिश के आधार पर भारत में CBI की स्थापना हुई थी 1962 में। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान से सुनिएगा कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। पहला कह रहा है कि CBI को दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1964 से शक्ति प्राप्त होती है। दूसरा कह रहा है कि यह एक संवैधानिक संस्था है। तीसरा है यह केंद्रीय सतर्कता आयोग की सहायता करता है। और चौथा कह रहा है कि इसका मिशन देश के संविधान और कानून की रक्षा करना है। तो केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, आपको इसका उत्तर देना है। तो प्यारे दोस्तों, अगर हम बात करें तो CBI एक संवैधानिक संस्था नहीं है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे कह रहा है यह एक संवैधानिक संस्था है, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि एक संवैधानिक संस्था नहीं है। और CBI को दिल्ली विशेष पुलिस की स्थापना अधिनियम 1964 से शक्ति प्राप्त होती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। बस समझ में आई दोस्तों, क्या पूछा जा रहा है आपसे? कि 1964 से शक्ति प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि यह केंद्रीय सतर्कता आयोग की सहायता करता है, बिल्कुल सही है। इसका मिशन देश के संविधान कानून की रक्षा करना है, तो ये भी सही है। पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो बी विकल्प सही नहीं है दोस्तों कि यह एक संवैधानिक संस्था है। तो आपको बता दूं कि जो CBI है वह एक गैर संवैधानिक संस्था है, संवैधानिक संस्था नहीं है। तो आपका विकल्प क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? बी विकल्प सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, प्रश्न एक बार फिर से उसी से रिलेटेड है जो हम लोगों ने पीछे 2 प्रश्नों को देखा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना कब हुई थी? 1982, 1963, 1956, 1971। तो प्यारे दोस्तों, आपको बता दूं कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि CBI
की स्थापना कब हुई थी, आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो सीबीआई की स्थापना जो है वो 1 अप्रैल कब हुई थी प्यारे दोस्तों, 1 अप्रैल 1963 को हुई थी। ठीक है, 1 अप्रैल 1963 को हुई थी। इसे भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय जांच विभाग के रूप में बनाया गया है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 1963। क्या दोस्तों, बहुत से बुकों में 1962 मिलता है, 1963 भी मिल जाता है। ठीक है, जैसे कि अभी हम लोग ने इससे पहले पढ़ा 1962, तो याद रखिएगा ये बात 1962 और 63 के बीच की है, इसलिए कहीं 62 मिलता है, कहीं 63। तो आप बी विकल्प इसको सही मानेगा, क्योंकि यहाँ पे 62 ऑप्शन में नहीं है। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, किस समिति ने केंद्रीय जांच ब्यूरो की स्थापना की सिफारिश की थी। संथानम समिति, राजमन्नार समिति, पूंछी समिति, उपरोक्त में से कोई नहीं। अभी हमने इसका उत्तर देखा, तो ये संथानम समिति ने इसकी सिफारिश की थी। तो ए विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति, या फिर गृह मंत्री की अध्यक्षता में गठित समिति। बात समझ में आई प्यारे दोस्तों। प्रश्न क्या है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक की नियुक्ति कौन करता है। तो ये आपसे पूछ रहा है, आपके विकल्प क्या हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की अध्यक्षता में समिति गठित, गृह मंत्री की अध्यक्षता में गठित समिति। तो प्यारे दोस्तों, आपको बता दूं कि सीबीआई के निदेशक की नियुक्ति जो है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति के द्वारा की जाती है। यह समिति आमतौर पर निम्नलिखित सदस्यों से बनी होती है, जैसे केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, गृह सचिव, सर्वोच्च न्यायालय के एक पूर्व न्यायाधीश या केंद्रीय सरकारी अधिकारी। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी विकल्प यहाँ पे मेरा दोस्तों सही माना जाएगा। क्या हो जाएगा, सी विकल्प आपका सही माना जाएगा कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की अध्यक्षता में जो समिति गठित की जाती है उसके द्वारा जो है इनके निदेशक की नियुक्ति की जाती है। तो सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक का कार्यकाल कितना होता है। आपका विकल्प क्या है, 5 वर्ष, 4 वर्ष, 3 वर्ष या फिर 2 वर्ष। तो केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का, 4 वर्ष का, 3 वर्ष का या फिर 2 वर्ष का। तो प्यारे दोस्तों, आपको बता दूं कि सीबीआई निदेशक का कार्यकाल 2 से 3 वर्ष का होता है। वर्तमान नियमों के अनुसार नियुक्ति 3 साल के लिए की जाती है, हालांकि आवश्यकता अनुसार सरकार इसे पहले भी बदल सकती है। तो केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक का कार्यकाल कितना होता है, तो ये 3 वर्ष का होता है। मेरे दोस्तों, कितने वर्ष का होता है, 3 वर्ष का होता है। याद रखिएगा, सी विकल्प सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो ये 3 वर्ष का होता है। चलिए देखते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को। अगला प्रश्न है दोस्तों कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के अंतर्गत आता है गृह मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय या विधि मंत्रालय। प्रश्न आपका ये है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो जो है वो किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, गृह मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय या फिर विधि मंत्रालय। किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। द सक्सेस पॉइंट @एजुकेशन का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो उन चुनिंदा प्रश्नों को आपके बीच में ला के डिस्कशन करता है जिससे कि आपका सिलेक्शन हो सके। ज़रूरत इस बात की है कि आपको मेहनत करनी है, जी तोड़ मेहनत करनी है दोस्तों, और संघर्ष से पीछे नहीं भागना है, क्योंकि संघर्ष ही सफलता की असली कुंजी मानी जाती है दोस्तों। आपने सुन भी रखा होगा, द स्ट्रगल इज़ द की ऑफ सक्सेस। चलिए, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के अंतर्गत आता है, यानी केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो जो है वो किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, गृह मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, विधि मंत्रालय। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, गृह मंत्रालय। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई। ठीक है दोस्तों, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई। ठीक है, और ये जो आता है ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है प्यारे दोस्तों, तो ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो ए विकल्प आपका सही हो जाएगा और ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, और सीबीआई की स्थापना कब हुई थी, तो सीबीआई की स्थापना हुई थी दोस्तों 1 अप्रैल 1963 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। साथ ही साथ ये भी जान लीजिए कि यह केंद्रीय जांच और भ्रष्टाचार रोधी एजेंसी के रूप में भी कार्य करता है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस मामले की जाँच केंद्रीय जाँच ब्यूरो द्वारा की जाती है। विकल्प कह रहा है कि सीमा शुल्क कानून का उल्लंघन,
तस्करी, बलात्कार या हत्या या उपरोक्त सभी। ठीक है दोस्तों, प्रश्न है निम्नलिखित में से किस मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा की जाती है। प्यारे दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। वन लाइनर प्रश्नों को देखना चाहते हैं, किसी सब्जेक्ट का अध्ययन करना चाहते हैं, उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखना चाहते हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो निम्नलिखित में से किस मामले की जाँच जो है वो केंद्रीय जाँच ब्यूरो द्वारा की जाती है। आपके विकल्प हैं सीमा शुल्क, कानून का उल्लंघन, तस्करी, बलात्कार या हत्या, उपरोक्त सभी। तो आपको बता दूं कि केंद्रीय जांच ब्यूरो जो है वो सीमा शुल्क, कानून का उल्लंघन की जांच करती है, तस्करी की जांच करती है, बलात्कार या हत्या की भी जांच करती है। तो इस लिहाज से उत्तर क्या हो जाएगा, डी विकल्प प्यारे दोस्तों आपका सही हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन इंटरपोल के राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो के रूप में कार्य करता है। बात समझने का प्रयास कीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन इंटरपोल के राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो के रूप में कार्य करता है। विकल्प है केंद्रीय सतर्कता आयोग, केंद्रीय जांच ब्यूरो, मुख्य सूचना आयुक्त, विधि मंत्रालय। समझ आए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन इंटरपोल के राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो के रूप में कार्य करता है। केंद्रीय सतर्कता आयोग, केंद्रीय जांच ब्यूरो, मुख्य सूचना आयुक्त, विधि मंत्रालय। तो पहले दोस्तों इंटरपोल के राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो के रूप में की अगर हम बात कर लें तो याद रखिएगा कि भारत में इंटरपोल के लिए CBI यानी नेशनल सेंट्रल ब्यूरो का कार्य करता है। इसका नाम अंतर्राष्ट्रीय अपराधों की सूचना साझा करना और वैश्विक अपराध नेटवर्क के साथ समन्वय करना होता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, केंद्रीय जांच ब्यूरो, केंद्रीय जांच ब्यूरो। तो आपका बी विकल्प क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का चयन कौन करता है। गृह मंत्री, राष्ट्रपति, संसद, सर्वोच्च न्यायालय। प्रश्न क्या है कि जो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष होते हैं और सदस्य होते हैं उनका चयन कौन करता है। गृह मंत्री करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं, संसद करते हैं, संसद करती है या फिर सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों, कॉपी पेन लेके बैठा करें ताकि अब ये जान सकें कि आप कितने सही प्रश्नों के उत्तर दे पाते हैं। द सक्सेस पॉइंट एट द रेट का लक्ष्य है आपकी सफलता और इसी उद्देश्य के साथ ये वीडियो आप लोग तक पहुंचाई जा रही है। तो फटाफट से आपके पास मौका है, फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो है, फ़ायदा उठाएं और महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्राप्त करें। तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का चयन कौन करता है, तो ये राष्ट्रपति करते हैं। कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं। बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और अगर आपसे बात कर लिया जाए किस अनुच्छेद में, तो याद रखिएगा संविधान के अनुच्छेद 315 में ये बात कही गई है। किसमें, एक्ट 315 याद रखिएगा, यानी अनुच्छेद 315। आगे चलते हैं। यहाँ से प्रश्न आपने क्या देखा दोस्तों कि संघ लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं और सदस्य होते हैं उनका चयन कौन करता है, तो राष्ट्रपति करते हैं। बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। किस एक्ट के तहत, तो ये करते हैं एक्ट 315 के अंतर्गत। अगला प्रश्न क्या है, संघ लोक सेवा आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है। पहला है यह एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है। संविधान के अनुच्छेद 318 से 323 में UPSC के कार्यों और शक्तियों की परिकल्पना की गई है। इसमें अध्यक्ष सहित 9 से 11 सदस्य होते हैं। आयोग के अध्यक्ष और सदस्य 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु तक पद पर बने रहते हैं। तो संघ लोक सेवा आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो अगर हम बात करें कि यह एक संवैधानिक संस्था है, क्या है दोस्तों, यह एक संवैधानिक संस्था है, तो ये सही बात है। संविधान के अनुच्छेद 318 से 323 में UPSC के कार्यों और शक्तियों की परिकल्पना की गई है, तो ये भी सही है। इसमें अध्यक्ष सहित 9 से 11 सदस्य होते हैं, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, क्या हो जाएगा, इसमें अध्यक्ष और 10 सदस्य होते हैं, यानी कुल 11 सदस्य होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा प्यारे दोस्तों। तो यही आपका उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के अकॉर्डिंग। तो सी विकल्प सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बाकी आयोग के अध्यक्ष और सदस्य 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु तक बने रह सकते हैं, ये बात भी सही है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न प्यारे दोस्तों कि संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, राष्ट्रपति को या फिर गृह मंत्री को।
संघ लोक सेवा आयोग के जो सदस्य होते हैं वो अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? आपके विकल्प क्या है? संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, राष्ट्रपति को या फिर गृह मंत्री को। तो पहले दोस्तों आपको बता दूं, जो संघ लोक सेवा आयोग के जो सदस्य होते हैं वो अपना इस्तीफ़ा देते हैं राष्ट्रपति को। किसको देते हैं पहले दोस्तों? ये अपना इस्तीफ़ा राष्ट्रपति को देते हैं। तो आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये क्या हो जाएगा? इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि संघ लोक सेवा आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कह रहा है कि आयोग के सदस्य और अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। आयोग के सदस्य एवं अध्यक्ष 62 वर्ष की आयु तक पद पर बने रह सकते हैं। संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 315 से 323 में यूपीएससी के सदस्यों की नियुक्ति और हटाने के प्रबंध में प्रावधान किया गया है। और डी विकल्प कह रहा है कि बी और सी दोनों सही हैं। तो संघ लोक सेवा आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सही है, उसके बारे में आपको उत्तर देना है। तो दोस्तों, आयोग के सदस्यों और अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, तो ये बात गलत है। आयोग के सदस्य एवं अध्यक्ष 62 वर्ष की आयु तक पद पर बने रह सकते हैं, तो ये भी गलत है क्योंकि 65 वर्ष है यहाँ पे। संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 315 से 323 में यूपीएससी के सदस्यों की नियुक्ति और हटाने के संबंध में प्रावधान किया गया है, तो ये सही बात है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका उत्तर सी विकल्प सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आप पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये दोस्तों। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? तो अगला प्रश्न है कि संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों और अध्यक्ष को पद से कैसे हटाया जा सकता है? ध्यान से समझिएगा दोस्तों। कह रहा है, प्रश्न क्या है कि संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों और अध्यक्ष को पद से कैसे हटाया जा सकता है? विकल्प कह रहा है यदि दिवालिया घोषित कर दिया जाए, सिद्ध दुर्व्यवहार, यदि काम करने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाए, उपरोक्त सभी। तो संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों और अध्यक्ष को पद से हटाने के जो नियम है उसको समझ लेते हैं दोस्तों। तो देखिए, या तो दिवालिया घोषित हो, सिद्ध दुर्व्यवहार, काम करने के लिए अयोग्य घोषित होना, तो ये सारे प्रावधान किए गए हैं एक्ट 317 में। किसमें किए गए हैं? 317 में। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? सभी। तो डी विकल्प सही हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि ये सभी आपके सही हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे सौंपते हैं? गृह मंत्री को, राष्ट्रपति को, संसद को या फिर सर्वोच्च न्यायालय को। तो संघ लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे सौंपते हैं? गृह मंत्री को, राष्ट्रपति को, संसद को या फिर सर्वोच्च न्यायालय को। तो दोस्तों, जो संघ लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो अपनी वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपते हैं। किसको सौंपते हैं? राष्ट्रपति को सौंपते हैं। तो बी विकल्प सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यहाँ से आपने क्या देखा दोस्तों कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे सौंपते हैं? तो ये राष्ट्रपति को सौंपते हैं। याद रखिएगा, राष्ट्रपति को सौंपते हैं। तो बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का वेतन, पेंशन एवं भत्ते कौन वहन करता है? भारत की सामयिक निधि, भारत की आकस्मिक निधि, वित्त मंत्रालय या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अगर हम बात करें कि भारत संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के जो वेतन होते हैं, जो पेंशन होते हैं, जो भत्ता होता है, उसे कौन वहन करता है? तो उसे वहन करता है भारत की सामयिक निधि। तो आपका ए विकल्प सही माना जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 315 संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का गठन, 316 का संबंध सदस्यों की नियुक्ति और कार्यकाल से है, 320 का संबंध लोक सेवा आयोगों के कार्यों से है, और 322 लोक सेवा आयोग के सदस्यों की बर्खास्तगी से है। आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों। तो अगर हम बात करें अनुच्छेद 315, तो संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का गठन करता है, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 316 सदस्यों की नियुक्ति और कार्यकाल से संबंधित है, तो ये भी सही है। जो 320 है वो लोक सेवा आयोगों के कार्य से संबंधित है, ये भी सही है।
और अनुच्छेद 322 का संबंध लोक सेवा आयोग के सदस्यों की बर्खास्तगी से है, तो ये गलत हो जाएगा। ये पूछा है कि कौन सम्मिलित नहीं है, तो डी विकल्प सम्मिलित नहीं है। डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये क्या हो जाएगा भाई दोस्तों, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग क्या है? एक वैधानिक निकाय है, एक संवैधानिक निकाय है, एक बहुपक्षीय संस्था है, या फिर वैधानिक और संवैधानिक दोनों निकाय है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किस टाइप का निकाय है? वैधानिक निकाय है, संवैधानिक निकाय है, बहुपक्षीय संस्था है, या फिर वैधानिक और संवैधानिक दोनों है? तो आपको बताना चाहूँगा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक संवैधानिक निकाय नहीं है, बल्कि इसे संसद के द्वारा पारित किया गया है और स्थापित किया गया, तो ये एक वैधानिक निकाय है। क्या हो जाएगा दोस्तों, यह एक वैधानिक निकाय है। ए विकल्प सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और इस निकाय को स्थापित किसने किया है? संसद ने किया है, याद रखिएगा, किसने किया है? संसद ने किया है, ठीक है। और एक्ट 1993 क्या है? 1993। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? न्यायमूर्ति A.S. आनंद, न्यायमूर्ति S.L. दत्तू, न्यायमूर्ति S. राजेंद्र बाबू, न्यायमूर्ति बालाकृष्णन। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, इसे NHRC के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। तो इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो प्यारे दोस्तों, इसके वर्तमान अध्यक्ष जो हैं वो रामा सुब्रमण्यम है। क्या है? रामा सुब्रमण्यम है। पर इस वक्त, माफ़ कीजिएगा, जिस वक्त जो प्रश्न पूछा गया था इसमें, उस वक्त जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, वो आपसे पूछा गया है दोस्तों, ठीक है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा अभी के अकॉर्डिंग? तो ये हो जाएगा रामा सुब्रमण्यम। कौन है दोस्तों? रामा सुब्रमण्यम। रामा सुब्रमण्यम, यही जो हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं। इस विकल्प में नहीं है, पर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जा सकता है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो अध्यक्ष है वो किसे नियुक्त किया जा सकता है? सर्वोच्च न्यायालय का कोई भी कार्यरत न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय का कोई सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई भी व्यक्ति, किसी भी उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही उत्तर होगा या प्रावधान द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 में दिया गया था। इसे राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा कि सर्वोच्च न्यायालय का कोई सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष चुना जा सकता है, नियुक्त किया जा सकता है। तो आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये क्या हो जाएगा पहले दोस्तों? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आपने यहाँ से प्रश्न क्या देखा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं किसे नियुक्त किया जा सकता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के कोई सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश को। तो आपका बी विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पे। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट होगा। अगला प्रश्न क्या है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक, 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक। NHRC के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? तो आपको बता दूं कि NHRC के अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, या जब तक उनकी आयु 62 वर्ष पूरी ना हो जाए। तो यह नियम अध्यक्ष की स्वतंत्र और समय सीमा की स्पष्टता सुनिश्चित करता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 5 वर्ष या 62 वर्ष। तो आपका ए विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए गठित समिति ने निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, मुख्य विपक्षी दल का नेता। कौन शामिल नहीं है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए जो गठित समिति है उसमें कौन शामिल नहीं है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, मुख्य विपक्षी दल का नेता। तो NHRC अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, तो राष्ट्रपति समिति का सदस्य नहीं होते हैं। तो क्या हो जाएगा? ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा प्यारे दोस्तों, ठीक है।
और इनकी समिति में जो सदस्य होते हैं वो प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा सभापति, मुख्य विपक्षी दल का नेता। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य है जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का नहीं है। पहला कह रहा है कि न्यायालय में लंबित किसी भी मानवाधिकार उल्लंघन मामले से संबंधित कार्रवाई में हस्तक्षेप करना, कैदियों के मानवाधिकारों की रक्षा करना, किसी भी मानवाधिकार उल्लंघन पीड़ित को आर्थिक मुआवजा प्रदान करना, मानवाधिकार के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देना। तो निम्नलिखित में से कौन सा कार्य है जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का नहीं है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, तो इसका सही उत्तर है न्यायालय में लंबित किसी भी मानवाधिकार उल्लंघन मामले से संबंधित कार्रवाई में हस्तक्षेप करना, तो ये नहीं है। ठीक है, बाकी सभी इनके कार्य हैं दोस्तों, याद रखिएगा। मानवाधिकार के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देना भी, किसी भी मानवाधिकार उल्लंघन पीड़ित को आर्थिक मुआवजा प्रदान करना, कैदियों के मानवाधिकार की रक्षा करना। तो यहाँ पे ए विकल्प आपका सही माना जाएगा इस प्रश्न का। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों यहाँ से प्रश्न आपने क्या देखा कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य है जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का नहीं है। तो वो है ए विकल्प, यानी न्यायालय में लंबित किसी भी मानवाधिकार उल्लंघन मामले से संबंधित कार्रवाई में हस्तक्षेप करना। यही आपका गलत हो जाएगा, बाकी विकल्प क्या हैं आपके सही हैं। तो ए विकल्प सही हो जाएगा इस प्रश्न के अकॉर्डिंग। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किसे कभी भी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त नहीं किया गया है। विकल्प क्या कह रहा है, न्यायमूर्ति के.जी. बालाकृष्णन, न्यायमूर्ति एस. राजेंद्र बाबू, न्यायमूर्ति ए.एस. आनंद, न्यायमूर्ति पी. सदाशिवम। किसे नहीं चुना गया है दोस्तों, ये आपसे पूछा जा रहा है। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो याद रखिएगा, न्यायमूर्ति के.जी. बालाकृष्णन को भी चुना गया है, राजेंद्र बाबू को भी चुना गया है, सदाशिवम को भी बनाया गया है, पर माफ़ कीजिएगा ए.एस. आनंद को नहीं बनाया गया है। इसको नहीं बनाया गया, न्यायमूर्ति ए.एस. आनंद को नहीं बनाया गया है। तो सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको सेशन पसंद आएगा। इसी तरह से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सबका सिलेक्शन हो। हमारी और आपकी मुलाकात फिर से होगी भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था पर। और आपको जानकारी दे दूँ कि सुबह 11 बजे भूगोल से संबंधित हमारा अध्ययन चलता है, दोपहर 2 बजे भारतीय संविधान राज्य व्यवस्था से, और 8:05 पे जो डिस्कशन चलता है वो इतिहास से संबंधित है। तो तीनों ही क्लास को बिल्कुल मिस ना करें, तीनों ही सब्जेक्ट को मिस ना करें, क्योंकि ये तीनों ही सब्जेक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।